हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के नए टॉपिक सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। इसमें मैं बताऊंगी कि किस किस जो होता है आयंस का डिस्चार्ज किस किस टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो पोजीशन एट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, एंड थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आज इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हर इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से गैस रिलीज़ होंगे, क्यों रिलीज़ होते हैं। तो हम लोग इसका 3-4 एग्जांपल देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस क्या होता है। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस कहलाता है कि जब हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में अगर एक से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, कॉपर है या फिर Fe है, इस तरह के बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, तो किस आयन का इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा, कौन से आयंस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होंगे। तो यही कहलाता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर 2 से ज़्यादा आयंस होते हैं, एक से ज़्यादा आयंस होते हैं, तो उनके बीच कंपटीशन होता है कि कौन इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है। अगर अदर फैक्टर्स को हम लोग मतलब ये मान लेते हैं कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो पहला है रिलेटिव पोजीशन। जैसा कि अभी शुरू में बताया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ESC शॉर्ट में। इसके पहले वाले वीडियो में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसमें डिटेल में समझाया गया ये चीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर जो नीचे रहता है तो उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें जो नीचे है उसका पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने का ज़्यादा रहता है। कैटायंस में ये है, इसी तरह एनायंस के लिए भी है, जो नीचे है उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट का क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कॉपर सल्फेट का लेते हैं तो इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे। पहले तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा तो इसका कॉपर का आयन बनेगा और सल्फेट का आयन बनेगा। दूसरा फिर है H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये जो होता है इस तरह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसमें 2 तरह के हम लोगों के पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं कैटायंस हैं, 2 एनायंस हैं। तो इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन है कि ये दोनों में से कौन इलेक्ट्रोड पे जाके पहले डिस्चार्ज होगा। तो अगर इन दोनों को देखिए, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोग देखते हैं तो देखिए कौन पहले नीचे है, कॉपर, हाइड्रोजन ऊपर है, तो इट मीन्स इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएगा। सल्फेट और हाइड्रोक्सिल में देखिए सल्फेट और हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल नीचे है, इट मीन्स इसमें हाइड्रोक्सिल जो होगा वो अपने एनायंस कहाँ जाते हैं, एनायंस जाते हैं एनोड पर और कैटायंस जाते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैथोड पे। एट कैथोड क्या होता है, कैथोड पे कॉपर को जाना है कैथोड पे, तो कॉपर सबसे पहले क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इससे ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। और ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सेम इसी तरह एट एनोड पे होगा, एनोड पे क्या होगा, ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन है OH-, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन या फिर -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके ये बन जाता है H2। अगर स्टेप वाइज दिखाएं तो स्टेप वाइज दिखाएंगे, नहीं तो हम ऐसे दिखाते H2+O बन जाता है 2OH आयन। तो 2OH आयन 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करता है और ये H2O प्लस एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कॉपर जो एटम है, ये तो एटम है,
तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे जा कर के ये कहाँ गया, कैथोड पे, ये कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। तो कैथोड के ऊपर जो होता है ना कॉपर का, इस तरह से कैथोड जो है इसके चारों तरफ इस तरह कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। कॉपर का कलर जो होता है ना पिंकिश होता है, पिंकिश ये एटम के फॉर्म में है तो पिंक कलर का होता है। तो ये डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। और इसमें देखेंगे, इसमें ये कहाँ जा रहा है, एनोड पे। तो एनोड पे ये जो O देख रहे हैं, ये एक O इसी तरह का 2 O मिल करके ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो एनोड पे इस तरह से ऑक्सीजन का छोटा छोटा बबल्स इस तरह से फॉर्म होने लगता है और एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होता है। ये छोटा में बता रहे इसी तरह, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर हम लोग बता लें ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस का एनोड कैथोड होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का बबल्स एनोड पे हो रहा है और कैथोड पे कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। तो इस केस में हम लोग को 2 चेंजेस दिखाई पड़ेगा। पहला चेंजेस क्या दिखाई पड़ेगा कि कॉपर का जो है धीरे धीरे कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर आयंस क्या हो रहे हैं, जो इसमें जितने भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसमें कॉपर आयंस है और सल्फेट आयंस है। तो ये इलेक्ट्रोड पे कॉपर का डिपोजिशन होते जा रहा है। तो धीरे धीरे कॉपर आयंस क्या होंगे, यहाँ पर ये अगर हम लोग माने कि नेगेटिव चार्ज ए प्लस है तो कॉपर धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है। तो इसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्वांटिटी कम होता जाएगा, इसलिए ये फेड होता जाएगा इसका कलर। तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, धीरे धीरे ब्लू से फेड हो, कॉपर सल्फेट का जो होता है ब्लू कलर होता है, तो ये फेड हो करके जो होता है लाइट कलर में होता जाएगा। और जब ये बिल्कुल इसका कलर फेड हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये इसका इंडिकेट करता है कि अब इसमें बिल्कुल ये फेड हो गया। तो इसका मतलब अब इसमें कॉपर आयंस प्रेजेंट नहीं है, कॉपर आयन सारे खत्म हो गए हैं, इसलिए ये फेड कलर का और इलेक्ट्रोलाइसिस रुक जाएगा। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि दूसरा क्या होता है, पिंक कलर का इस तरह से कॉपर एटम का डिपोजिशन होता है। यहाँ देखिए कॉपर एटम पिंक कलर का होता है, कॉपर एटम का कलर जो होता है पिंक में रहता है और कॉपर सल्फेट का ये ब्लू में होता है, क्योंकि ये जो होता है आयन फॉर्म में है और ये एटम फॉर्म में है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन का। तो अब पहला हम लोगों ने देखा कि पोजीशन पे कैसे डिपेंड करता है केमिकल सीरीज़ में। अब इसमें दूसरा इसका जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था सेलेक्टिव डिस्चार्ज का सेकंड क्या था कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो अब हम लोग ये कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में देखेंगे क्या होता है। तो इसमें NaCl का ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसमें पहले क्या ये ब्रेक होकर के बनेगा सोडियम और क्लोराइड, और ये कंसंट्रेटेड है तो वाटर भी इसमें प्रेजेंट है ही। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है NaCl का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, ये लेस है, ये मोर है। ओके, अब H2O में क्या होगा, तो H2O भी अपने आयंस में ब्रेक हो गया इन दोनों के सॉल्यूशन में। तो टोटल इसमें ये है कि हम लोग को 2 कैटायंस मिल रहे हैं, 2 एनायंस मिल रहे हैं। अब कैथोड पे कौन जाएगा, अब ये बात है कैथोड पे कौन जाता है। तो इसमें 2 हैं, सोडियम है और हाइड्रोजन है। अब जानते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन के बीच जो होता है केमिकल सीरीज़ में जैसा कि देखा जाए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ है और सोडियम यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। सोडियम जो है एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये गेन नहीं करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ये इसको, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग का यहाँ हाइड्रोजन आयन आएगा। हाइड्रोजन जो है बहुत सोडियम के कंपैरिजन में कम एक्टिव होता है। तो ये कैथोड पे आकर के, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। हम एक वर्ड बताए थे, इस तरह से हम लोग याद करेंगे NCr। N मतलब निगेटिव, कैथोड निगेटिव प्लेट होता है, C मतलब हो गया कैथोड, कैथोड एक निगेटिव प्लेट है और इसमें क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड बिल्कुल याद रखना है। और दूसरा एक बताए थे पाव, PAO पाव, पाव मतलब P हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव याद रखिए इससे, A एनोड हो गया और O हो गया ऑक्सीडेशन। ये दो वर्ड याद रखेंगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में ऑक्सीडेशन होगा किस में रिडक्शन होगा, कैटायंस किधर जाएंगे, ये कभी रटना नहीं पड़ेगा। कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे, एनोड पॉजिटिव है तो एनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये बन गया हाइड्रोजन एटम। ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन एटम जो होता है आपस में मिल जाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगा। इट मीन्स कैथोड पे क्या बनने लगता है, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा कैथोड पे। ये है। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे तो दो एनायंस हैं, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सिल, और इसमें कंसंट्रेशन क्लोराइड का ज़्यादा है और हाइड्रोक्सिल का लेस है। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये 2-3 ऊपर नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। इसलिए क्लोरीन जबकि जो होता है ये एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होने के बावजूद, यहाँ पर ये ध्यान देखना ये नीचे है, सॉरी ये जो होता है हाइड्रोक्सिल से ऊपर है, हाइड्रोक्सिल इसके नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, लेकिन इसका क्वांटिटी या फिर इसका जो होता है कंसंट्रेशन बहुत कम है और क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए ये ऊपर होने के बावजूद यहाँ क्लोरीन ही एनोड की तरफ जाएगा या फिर डिपॉजिट होगा। तो इस केस में क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पर किसका इफ़ेक्ट पड़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट, ये कंसंट्रेशन क्योंकि ये कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन लिए थे। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया। एक क्लोरीन दोनों एटम मिल के क्लोरीन गैस बना लिए। तो इस तरह से यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, यही 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड से कैथोड पे चला जाता है जो कि गेन करता है। तो इस केस में हम लोगों ने, इन दोनों केस में हम लोगों ने क्या देखा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनता है और एनोड पे क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अब थर्ड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अदर फैक्टर्स, पहले ही बताया था मैंने कि अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं या अदर फैक्टर्स अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे एनोड कैथोड सब में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को इनर्ट लिया था। इनर्ट मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस पर। तो अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और एनोड कैथोड दोनों प्लेटिनम का बनाते हैं, एनोड या कैथोड दोनों प्लेटिनम का बनाते हैं। यहाँ पर अगर कैथोड कॉपर का भी रहता है तो हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं कॉपर सल्फेट का, कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का तो इसमें क्या होता है, 2 रहता है कॉपर और हाइड्रोजन, 2 पॉजिटिव चार्ज बनता है, सल्फेट एंड हाइड्रोक्सिल, ये हम पहले बता चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं बता। तो ये दोनों आयंस होते हैं। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे बनता है OH जो होते हैं, एनोड पे जा कर के ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये बन जाते हैं 2OH बन जाते हैं, H2O, और एक O बनाते हैं और साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनता है और कैथोड पे कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस कर रहा है इसको गेन करके ये बन जाता है कॉपर एटम। तो इसमें कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे ऑक्सीजन गैस बन रहा था और एनोड पे, सॉरी ये एनोड है, एनोड पे बन रहा था ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड पे बन रहा था कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। ये तब जबकि दोनों प्लेटिनम एंड कैथोड दोनों इनर्ट होते हैं तब। अब तो इसमें ये भी मैंने बताया था कि धीरे धीरे क्या होता है, क्यों सिंस ये कॉपर जो आयन से कॉपर सल्फेट से निकल रहा है इसलिए धीरे धीरे
कॉपर का सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, लाइट ब्लू होता जाएगा और कलरलेस धीरे धीरे हो जाएगा। इसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से याद रखना है कि इसमें क्या होगा। पहला तो ये फेड होता जाता है। दूसरा क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन जो होता है कैथोड पे होता जाता है और ऑक्सीजन का बबल्स एनोड पे बनता है। ये हम लोगों को, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्लेटिनम की जगह पे अगर हम लोग एनोड को कॉपर का बना दें, क्योंकि कैथोड से ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर कॉपर का एनोड बना दें तो क्या होगा। तो कॉपर का एनोड बना देंगे तो मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का ये इसमें दो इस तरह से प्लस माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, प्लेटिनम या कॉपर, इसमें कोई सेंस नहीं। तो अगर दोनों कॉपर का ही मान लेते हैं कि कॉपर का ही है, ये दोनों इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर से जुड़े हुए हैं। सेल बैटरी जो जो अटैच करना है इसमें अटैच कर दीजिए, यहाँ बैटरी सेल जो करना है अटैच कर दिए, ठीक है। तो अब मेन ये है, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और थोड़ा सा इसमें एसिड मिलाया जाता है ताकि कॉपर सल्फेट का जो होता है डिकम्पोजिशन जो हो ना वो जल्दी स्टार्ट हो। तो थोड़ा सा इसमें एसिडिफाइड किया जाता है इसमें एसिड डाल के, ताकि कॉपर सल्फेट, तो क्या क्या बन रहा है यहाँ, कॉपर बन रहा है, वाटर है तो हाइड्रोजन भी बनेगा, और ये तो हो गया प्लस में, एनायन में ये दोनों बन रहा है, सॉरी OH माइनस, ये दो बन रहे हैं। हाँ, तो एनोड पे हम लोग देखेंगे एनोड पे क्या होगा। तो एनोड पे क्या होंगे, एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो दोनों सल्फेट और जो तो OH दोनों यहाँ पर देखिए, OH भी जा रहा है, सल्फेट भी जा रहा है, दोनों इसके तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब कि सॉरी इलेक्ट्रॉन अपना देने के लिए, और ये होना चाहता है अपना ऑक्सीडाइज होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर न ही सल्फेट और न ही हाइड्रोक्सिल, इन दोनों में से कोई एनोड पे डिपॉजिट नहीं होगा, या इन दोनों वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कॉपर का हम लोगों ने इलेक्ट्रोड लिया है। तो ये कॉपर ही यहाँ पर, क्योंकि कॉपर का ज़्यादा टेंडेंसी है ये ऑक्सीडाइज होने का, ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन खो करके ये सल्फेट जो होता है ब्रेक होना जाता है, या हाइड्रोक्सिल अपना इलेक्ट्रॉन खोना जाता है। लेकिन कॉपर जो होते हैं ना वो इन दोनों से ज़्यादा आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन हटा करके ये कॉपर आयन में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा आसानी से होता है, इसलिए ये एनोड में तो कॉपर है ही, तो इसका कॉपर एक इलेक्ट्रॉन एक एक कॉपर करके निकलता जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन मतलब देता जाएगा, और ये कॉपर आयन में टूटता जाएगा और लिक्विड में आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सल्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन का कोई रोल नहीं है। अब कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में तो जो था वही है, कैथोड में कॉपर आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है। तो कॉपर आयन जो होता है वो नीचे है, इसलिए कॉपर आयन क्या है, ये कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में ये जो आया कॉपर आयन, यही वापस इस पे कैथोड पे जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो कैथोड पे गया, और कैथोड पे जा कर के ये कैथोड पे जा कर के ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन जाएगा कॉपर एटम, ठीक है। तो एनोड पे भी कॉपर, एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। बाकी सारे आयंस का यहाँ कोई रोल नहीं होगा अगर हम लोग कॉपर का ही एनोड यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे हो क्या रहा है इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन थे वो कुछ नहीं, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर ये जो एनोड है, एनोड से कॉपर आयन निकल रहे हैं और ये कॉपर आयन कैथोड में जा रहे हैं, कैथोड में जा कर के ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएगा। तो कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे ये इस तरह से हो जाएगा कि ये जो एनोड है ये धीरे धीरे इस तरह से ये पतला होते जाएगा, ये बिल्कुल थीन होता जाएगा, और ये वाला जो है कैथोड जो है ये डिपॉजिट होकर के ये थिक होता जाएगा, ये थिन होता जाएगा, थिक होता जाएगा।
तो इसमें बस यही है इसका ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन में ये है कि इसमें कॉपर एनोड का जो होता है इलेक्ट्रोड थिन होता जाता है, कैथोड का थिक होता जाता है, क्योंकि यहाँ से कॉपर आयन निकल रहे हैं और यहाँ जब वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होते जा रहे हैं। और यही चीज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1-2 दिनों में वो भी वीडियो में डालने वाली हूँ। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक जनरल हम डिफिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं ना आजकल लोग ज्वेलरी पहनते हैं, ब्रास का ज्वेलरी होता है, उसमें गोल्डन का पॉलिश डाला रहता है और वो बिल्कुल गोल्डन की तरह लगता है। तो यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट का उसके ऊपर पॉलिश चढ़ा देना। जैसे हम लोग देखते हैं स्पून है, कोई चांदी का स्पून जो होता है, में ब्रास के स्पून के ऊपर चांदी का पॉलिश चढ़ा लेते हैं। तो यही होता है, उसमें भी यही होता है कि यहाँ पर जिसका भी डिपोजिशन चाहिए उसको यहाँ से इस पर डिपोजिट होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो में जल्दी लाने वाली हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसके ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन तो ये लिखेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है कि इसमें कॉपर सल्फेट जो है इस यहाँ पर कोई इसका रोल नहीं है, इसलिए कॉपर सल्फेट एज सच बने रहते हैं, इसलिए इसका ब्लू कलर जो है वो फेड नहीं होता है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता जाता है, वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसमें सॉल्यूशन एज सच ब्लू बना रहता है। तो ये जो है यही 2 ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है कि कॉपर का एनोड यूज़ करने पे और अगर हम लोग इनर्ट एनोड यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंस दोनों का आता है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन बाय।